दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने शादी किसी और से की और दिल कहीं और लगाया। चले कहानी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। चले कहानी शुरू करते हैं। आशिक मिजाज कमलेश जानता था कि पिंकी के रहते वह दूसरी शादी कतई नहीं कर सकता। इसके लिए उसने योजना तो बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन पुलिस ने उसकी होशियारी को धता बताकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया। राहुल इंदौर के एरोड्रम रोड पर स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले अपने मामा मनोहर पांचाल के यहाँ शादी का कार्ड देने पहुंचा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पहली मंजिल पर जाकर उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर कोई हलचल नहीं सुनाई दी। कुछ देर उसने इंतजार किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि दरवाजे के बाहर की कुंडी खुली थी। इसका मतलब घर खाली नहीं था। राहुल ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजे पर धक्का दिया। अंदर से सिटकनी बंद नहीं थी, इसलिए दरवाजा खुल गया। वह अंदर कमरे में पहुंचा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने बेडरूम में झांका, वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया तो वह किचन की ओर बढ़ा। वहां उसने जो देखा उसकी रूह कांप उठी। उसके मामा के बेटे कमलेश की पत्नी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उसी के ऊपर कमलेश औंधा पड़ा था। ये भयानक दृश्य देखकर वह घबरा तो गया, लेकिन धैर्य नहीं खोया। उसने तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया। इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया। यह 17 फरवरी 2014 की बात है। उस समय शाम के 4:30 बज रहे थे। राहुल को पता था कि उस समय उसके मामा मनोहर पांचाल ड्यूटी पर होंगे। वह हाई कोर्ट जज की गाड़ी चलाते थे। मामी किरण पांचाल के पिता की मौत हो गई थी, इसलिए वो अपने मायके गई हुई थी। उनका मायका बड़नगर के पास लोहाना गांव में था। बाकी बच्चे स्कूल गए हुए थे। थोड़ी ही देर में राहुल के दोस्त तो आ गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। राहुल ने कमलेश और पिंकी की नब्ज टटोली। पता चला पिंकी मर चुकी है, लेकिन कमलेश की सांस अच्छी तरह चल रही थी। वह सिर्फ बेहोश था। वे कार से कमलेश को नजदीक के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है। शायद घबरा गया है, जिससे चक्कर खाकर गिर गया है। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को डॉक्टरों की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वे कमलेश को दूसरे बड़े CHL अस्पताल ले गए, जहां उसे ICU में भर्ती करा दिया। एक राहुल और उसके दोस्त कमलेश को इलाज के लिए अस्पताल लेकर चले गए थे, जबकि दूसरी ओर इस घटना की सूचना थाना एरोड्रम पुलिस को दे दी गई थी। मामला हत्या का था, इसलिए सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मंजू यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। लाश निरीक्षण और पूछताछ में उन्हें मामला रहस्यमय लगा, इसलिए थाना प्रभारी ने अधिकारियों को सूचना देने के साथ जरूरी साक्ष्य एकत्र करने के लिए FSL अधिकारी डॉक्टर सुधीर शर्मा को बुला लिया था। निरीक्षण के दौरान सुधीर शर्मा ने देखा कि वहां 2 चाकू पड़े हैं। दोनों ही चाकू अपराध को अंजाम देने वाले न होकर किचन के उपयोग में लाए जाने वाले थे। उनमें से एक चाकू टूटा हुआ था। जो चाकू टूटा था उस पर खून नहीं लगा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि हमला करने में वह चाकू टूट गया होगा। तब हत्यारे ने दूसरा चाकू लेकर हत्या की होगी, क्योंकि दूसरा चाकू खून से लथपथ था। डॉक्टर सुधीर शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण करके अंगुलियों के निशान, खून के नमूने और चाकू वगैरह अपने कब्जे में ले लिए तो पुलिस ने अपना काम शुरू किया। जांच में पुलिस ने देखा कि कमरे का सामान बिखरा हुआ था। अलमारियां खाली पड़ी थीं। पुलिस ने इधर उधर देखा तो पलंग के नीचे कुछ गहने उसे मिल गए। मृत का शरीर पर भी सारे गहने मौजूद थे। इससे पुलिस और FSL अधिकारी डॉक्टर सुधीर शर्मा ने अनुमान लगाया कि वारदात को किसी जान पहचान वाले ने ही अंजाम दिया है। शायद हत्या उसने पहचाने जाने की वजह से की है। पुलिस लाश और घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रही थी कि सूचना पाकर मनोहर पांचाल आ गए थे। पुलिस ने उनसे कहा कि वे देखकर बताएं कि घर का क्या क्या सामान गायब है। इस पर उन्होंने कहा, घर का सामान तो गायब नहीं लगता। रही बात गहनों की तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो गहने मिले हैं वे पूरे नहीं हैं। हो सकता है
घर में कहीं और रखे हों या अपराध को अंजाम देने वाले अपने साथ ले गए हों। लूट के बारे में मनोहर से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल सकी थी। औपचारिक पूछताछ के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई निपटा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए कमलेश से पूछताछ करना जरूरी था, क्योंकि राहुल द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वह लाश के पास ही बेहोश मिला था, इसलिए घटना के बारे में उसी से कुछ पता चल सकता था। उससे पूछताछ करने पुलिस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि वह अभी भी बेहोश है। पुलिस ने डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, लेकिन शायद घटना से घबरा गया है, इसलिए बेहोश है। पुलिस बिना पूछताछ के ही लौट आई। घटना की जांच के लिए थाना प्रभारी मंजू यादव ने सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह दंडोता और भीम सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर लगा दी। इन दोनों सब इंस्पेक्टरों ने जो जानकारी जुटाई उसके अनुसार मृतका पिंकी का पति कमलेश पांचाल इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी के मकान नंबर 126 में रहने वाले मनोहर पांचाल का बेटा था। बीकॉम करने के बाद वह एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा था। अभिनय का शौकीन कमलेश कॉलेज के नाटकों में भी भाग लेता रहा था। नाटकों में भाग लेने की ही वजह से वह काफी फ्रैंक हो गया था। हर किसी से वह बेझिझक बात कर लेता था। ऐसे में उसे किसी से भी दोस्ती करने या बातचीत में जरा भी हिचक नहीं होती थी। यही वजह थी कि उसकी कॉलेज की तमाम लड़कियों से तो दोस्ती हो ही गई थी, कॉल सेंटर में साथ काम करने वाली लड़कियों से भी दोस्ती हो गई थी। इन लड़कियों से अक्सर वे फोन पर बातें करता रहता था। कमलेश शादी लायक हो गया था, वह नौकरी भी कर रहा था, इसलिए उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। मनोहर और किरण भी बेटे की शादी करना चाहते थे, इसलिए वे बेटे के लिए लड़के देखने लगे थे। काफी खोजबीन के बाद आखिर उन्होंने नागदा के रहने वाले नंदकिशोर पांचाल की बेटी प्रियंका उर्फ पिंकी को पसंद कर लिया था। जैसा कमलेश के माँ बाप चाहते थे, पिंकी वैसी ही पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सुशील और समझदार घरेलू लड़की थी। सारी बातचीत के बाद पूरी रस्मों रिवाज के साथ 12 मई 2013 को कमलेश और पिंकी का धूमधाम से विवाह हो गया। पिंकी बाबुल के घर से विदा होकर अपने सपनों के राजकुमार के घर आ गई। अब पिंकी को उस पल का इंतजार था जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। वह पल आ गया, लेकिन उसका पति कमलेश उसका घूंघट उठाकर प्यार करने की बजाय उतनी रात को भी न जाने किससे फोन पर बातें करने में लगा था। पिंकी को यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन संकोचवश वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वह भले ही कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन ये जरूर सोच रही थी कि ऐसा कौन सा खास आदमी है जिससे वे उसे छोड़कर फोन पर बातें करने में लगा है। कमलेश ने सुहागरात तो मनाई, लेकिन उसमें वह जोश नहीं था जो होना चाहिए था, जिसकी कसक पिंकी साफ महसूस कर रही थी। उसकी ये कसक बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कमलेश का लगभग रोज का वही नियम था। वह होता तो पिंकी के पास था, लेकिन बातें किसी और से करता रहता था। उसकी बातें सुनकर पिंकी को लगा कि वह लड़कियों से बातें करता है, तो उसकी कसक और बढ़ गई। कमलेश की कॉल सेंटर की नौकरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था। उसे एक एनजीओ में काम मिल गया तो उसने कॉल सेंटर वाली नौकरी छोड़ दी। ये लगभग 6 महीने पहले की बात है। उस एनजीओ की ओर से वे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण देता था। उसने अपना ये काम पूरी ईमानदारी और लगन से किया था, इसलिए उसे मुख्यमंत्री ने अवार्ड भी प्रदान किया था। एनजीओ से जुड़ने के बाद कमलेश फोन पर कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगा था। वह देर रात तक फोन पर बातें करता रहता था। पिंकी अक्सर उकता कर सो जाती थी। पिंकी इसका पुरजोर विरोध कर रही थी, लेकिन कमलेश में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब पिंकी ने इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से ही नहीं, माँ बाप से भी की। कमलेश के माँ बाप ने जब उसे टोका तो यह बात उसे बड़ी नागवार लगी। पिंकी का इस तरह जिंदगी में दखल देना उसे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद पति पत्नी में तनाव रहने लगा। कमलेश पिंकी को इसलिए कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि उसके माँ बाप बहू को बहुत प्यार करते थे। उनकी बहू थी भी इस लायक। वह सास ससुर का हर तरह से ख्याल रखती थी, उन्हें हमेशा हाथों पर लिए रहती थी। ऐसी बहू की हत्या हो जाने से मनोहर और किरण बहुत परेशान थे, इसलिए वे केस को खोलने और हत्यारे को पकड़वाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाए हुए थे। चूंकि वह
जुडिशरी से जुड़े थे, इसलिए पुलिस पर इस मामले को जल्द से जल्द खोलने का दबाव भी था। कमलेश अगर अपना बयान दे देता तो पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में आसानी होती, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रही थी। लेकिन पुलिस जब भी अस्पताल पहुंचती, पता चलता वह बेहोश है, जबकि डॉक्टरों के अनुसार वह पूरी तरह से स्वस्थ था। अब पुलिस को उसी पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस उस पर शक के आधार पर हाथ नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उसके पिता हाईकोर्ट के जज की गाड़ी चलाते थे। जरा भी इधर उधर हो जाता तो पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाता, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने लगी। पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस कॉल डिटेल्स से ऐसे तमाम नंबर मिले जिन पर उसकी लंबी लंबी बातें हुई थी। पुलिस ने जब उन नंबरों के बारे में पता किया तो वे सभी नंबर लड़कियों के थे। इससे यह बात साफ हो गई कि वे काफी आशिक मिजाज लड़का था। थाना प्रभारी मंजू यादव की समझ में आ गया था कि कमलेश पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए बेहोश और कमजोरी होने का नाटक कर रहा है। वैसे भी वह नाटकों में काम कर चुका था। कॉलेज के समय में उसे अभिनय सम्राट कहा जाता था। उसे नाटकों के लिए कई अवार्ड भी मिले थे, इसलिए मंजू यादव ने भी उसके साथ नाटक करने की योजना बनाई। वह सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह दंडोतिया, भीम सिंह, रघुवंशी और कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर अस्पताल पहुंची, क्योंकि अब तक उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिल चुके थे जिससे उन्हें लग रहा था कि पिंकी की हत्या कमलेश ने ही की है। इसकी वजह यह थी कि कमरे में केवल उसी की अंगुली के निशान मिले थे। जांच के लिए कमलेश के खून से सने कपड़े और पलंग के नीचे से मिले जो गहने पुलिस ने बरामद किए थे, उन पर जो खून के दाग लगे थे वह पिंकी के खून के थे। अपने शक को दूर करने के लिए पुलिस ने कमलेश की कॉल डिटेल्स से मिले एक नंबर पर उसी के फोन से फोन किया, जिस पर उसने उसी रात काफी लंबी लंबी बातचीत की थी। फोन लगते ही दूसरी ओर से फोन रिसीव कर लिया गया था। इधर से बिना कुछ कहे ही दूसरी ओर से सीधे कहा गया, कमलेश, तुमने जो किया वह ठीक नहीं किया। तुम बहुत ही गंदे आदमी हो। आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर ही दी। लेकिन अब इस मामले में मुझे मत फंसाना, क्योंकि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। और हाँ, अब कभी मुझे भूलकर भी फोन मत करना। इतना कहकर फोन रिसीव करने वाली लड़की ने फोन काट दिया था। पुलिस ने लड़की की यह बातचीत टेप कर ली थी। बाद में पुलिस ने उस लड़की के बारे में पता किया तो वह बाणगंगा मोहल्ले की निकली। थाना प्रभारी मंजू यादव अपने साथियों के साथ सीएचएल अस्पताल के उस कमरे में जैसे ही पहुंची जिसमें कमलेश भर्ती था, उन्हें देखकर कमलेश तुरंत बेहोश हो गया। कमलेश की मां किरण उसकी देखभाल के लिए वहीं थी। पुलिस उन्हें बाहर भेजकर कमलेश से बात करने की कोशिश करने लगी। कमलेश बेहोशी का नाटक तो किए ही था, अब कराने भी लगा। थाना प्रभारी मंजू यादव भी कम नाटकबाज नहीं थी। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उन्होंने एक सिपाही को पर्दे के पीछे छिपाकर खड़ा कर दिया और एक मोबाइल फोन का वॉइस रिकॉर्ड चालू करके कमलेश के बेड पर इस तरह रख दिया है कि उसे पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने साथियों के साथ बाहर आकर कमलेश की मां से कहा, कमलेश अभी बयान देने लायक नहीं है। जब वह बयान देने लायक हो जाए आप हमें सूचना भिजवा दीजिएगा, हम सभी आकर बयान ले लेंगे। इतना कहकर थाना प्रभारी मंजू यादव ने किरण को अंदर भेज दिया। मां के अंदर आते ही कमलेश को होश आ गया। उसने तुरंत पूछा, पुलिस वाले चले गए? मां ने हाँ में सिर हिलाया तो वह उनसे अच्छी तरह बातें करने लगा। उसे अच्छी तरह बातें करते देख पर्दे के पीछे छिपकर खड़े सिपाही ने मिस कॉल देकर थाना प्रभारी मंजू यादव को अंदर आने का इशारा कर दिया। वह साथियों के साथ तुरंत अंदर आ गई। कमरे में अचानक पुलिस को देखते ही कमलेश फिर से बेहोशी का नाटक करके कराने लगा। मंजू यादव ने हंसते हुए पलंग पर छिपा कर रखे मोबाइल फोन को उठाकर रिकॉर्ड हुई माँ बेटे की बातचीत सुनाई तो कमलेश का कराना बंद हो गया। उसे तुरंत अस्पताल से छुट्टी कराकर थाना प्रभारी मंजू यादव रानी सराय स्थित पुलिस मुख्यालय ले गई। उन्होंने वहां वीडियोग्राफी की तैयारी पहले से ही करा रखी थी। वीडियोग्राफी कराते हुए कमलेश से पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ में उसने पुलिस को भरमाने के लिए एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार थी। कमलेश ने बताया कि 4 से 5 दिनों से काले रंग की एक पल्सर मोटरसाइकिल से 2 लड़के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके घर के आसपास चक्कर लगा रहे थे। उस दिन वही दोनों लड़के उसके घर में घुस आए और उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया।
इसके बाद उन्होंने लूटपाट की होगी। पिंकी ने विरोध किया होगा या उन्हें पहचान लिया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या कर दी होगी। कमलेश की इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मंजू यादव ने यह पता लगाने के लिए तुरंत सब इंस्पेक्टर भीम सिंह रघुवंशी को कृष्णाबाग कॉलोनी स्थित कमलेश के घर भेजा। पूछताछ में कमलेश के पिता मनोहर पांचाल ने बताया कि कमलेश कह तो रहा था कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के मुंह पर कपड़ा बांधकर घर की रेकी कर रहे थे। तब उन्होंने मोहल्ले वालों से इस बारे में पता किया था, लेकिन मोहल्ले वालों का कहना था कि इस तरह की न तो कोई मोटरसाइकिल दिखाई दी थी न लड़के। इससे उन्हें लगा कि कमलेश को भ्रम हुआ होगा। कमलेश की ये कहानी झूठी निकली तो पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ के लिए उसे 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया। दूसरी ओर कमलेश के ससुर नंदकिशोर पांचाल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की गुहार की थी। उनका कहना था कि कमलेश के पिता मनोहर पांचाल हाईकोर्ट के जज की गाड़ी चलाते हैं, इसलिए कहीं मामले की जांच प्रभावित न करा दें। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पिंकी की हत्या का आरोप सीधे कमलेश पर लगाया था। उनका कहना था कि बाकी तो सब ठीक था, लेकिन कमलेश के संबंध अन्य लड़कियों से थे, इसी वजह से वे यह पिंकी को नजरअंदाज करता था। पिंकी इस बात का विरोध कर रही थी, इसलिए कमलेश ने उसकी हत्या कर दी है। नंदकिशोर के भाई यानी पिंकी के एक चाचा इंदौर में ही एरोड्रम रोड पर स्थित राजनगर में रहते थे। उनका नाम भी कमलेश था। वह प्रेस फोटोग्राफर थे। उनका घर पिंकी के घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर था। पिंकी ने उनसे भी कमलेश से अन्य लड़कियों से दोस्ती की बात बताई थी, इसलिए उन्होंने भी पुलिस को बताया था कि उनकी भतीजी की हत्या उनके दामाद कमलेश ने अन्य लड़कियों की वजह से उससे छुटकारा पाने के लिए की है। तमाम सबूत होने के बावजूद कमलेश अपनी बात पर अड़ा था। उसका कहना था कि पिंकी की हत्या उन्हीं दोनों लड़कों ने की है जो उसके घर लूटपाट करने आए थे। जब पुलिस ने कहा कि सारे गहने तो घर में ही मिल गए हैं, तो इस पर कमलेश ने कहा, हो सकता है उन्हें ले जाने का मौका न मिला हो। थाना प्रभारी मंजू यादव ने देखा कि कमलेश सीधे रास्ते पर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपने दोनों सब इंस्पेक्टरों राजेंद्र सिंह दंडोता और भीम सिंह रघुवंशी से कहा, ये सीधे सच्चाई बताने वाला नहीं है। इसके ससुर ने दहेज मांगने की जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके तहत इसके घर जाकर इसके पिता मनोहर, मां किरण और बहन को पकड़ लाओ। कल सभी को अदालत में पेश करके जेल भिजवा दो। थाना प्रभारी की इस धमकी पर कमलेश कांप उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरे माता पिता और बहन को मत परेशान कीजिए। मेरे ससुर ने झूठा आरोप लगाया है। हम लोगों ने कभी दहेज मांगा ही नहीं है, तो सच क्या है? थाना प्रभारी मंजू यादव ने पूछा। पिंकी की हत्या किसने और क्यों की है? उसकी हत्या मैंने की है, इसमें मेरे घर वालों का कोई हाथ नहीं है, कमलेश ने कहा। इस तरह थाना प्रभारी मंजू यादव ने कमलेश से पिंकी की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने पिंकी की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। कमलेश कॉलेज में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। वह स्टेज पर भी बढ़िया अभिनय करता था। देखने में ठीक ठाक था ही, इसलिए लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होने लगीं। कई लड़कियों से उसकी दोस्ती भी हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कॉल सेंटर में नौकरी की। वहां भी उसके साथ तमाम लड़कियां नौकरी करती थीं। उनमें से भी कई लड़कियों से उसकी दोस्ती हो गई, जिनसे वह कराकर भी फोन पर बातें करता रहता था। कमलेश ने कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ी तो उसे एक ऐसे एनजीओ में नौकरी मिल गई जो रोजगार के लिए प्रेरित और दिलाने का काम करती थी। वहां स्वरोजगार का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, इसलिए वहां भी तमाम लड़कियां रोजगार के लिए आती रहती थीं। लड़कियां जो फॉर्म भरती थी उनमें उनके फोटो के साथ जरूरी जानकारी तो होती ही थी, मोबाइल नंबर भी होता था। ऐसे में जो लड़की उसे पसंद आ जाती, नौकरी दिलाने के बहाने वह उससे बातचीत करने लगता था। कई लड़कियों को उसने नौकरी भी दिलाई थी, जिसकी वजह से उसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर से अवार्ड भी मिला था। उसी बीच प्रियंका उर्फ पिंकी से उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की ही तरह लड़कियों से दोस्ती और फोन पर बातें करता रहा। पिंकी ने कई बार टोका भी, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पिंकी ने सास ससुर से ही नहीं, माँ बाप से भी उसकी शिकायत की। सबने कमलेश को समझाया, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आया। उसी बीच कमलेश की मुलाकात बाणगंगा की रहने वाली एक लड़की से हुई।
वह लड़की स्वरोजगार प्रशिक्षण लेने आई थी। लड़की काफी खूबसूरत थी, इसलिए वह उसे दिल दे बैठा। संयोग से लड़की उसकी मीठी मीठी बातों में फंस भी गई। कमलेश उससे शादी के बारे में सोचने लगा। उसने लड़की से बताया था कि अभी वह पढ़ रहा है, इसलिए लड़की ने भी शादी के लिए हामी भर दी थी। लड़की के हामी भरने के बाद कमलेश पिंकी से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा। पिंकी सास ससुर की लाडली बहू थी, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता था। ऐसे में पिंकी से छुटकारा पाने का उसके पास एक ही उपाय था कि वे उसकी हत्या कर दे। इसके बाद उसने पिंकी की हत्या की जो योजना बनाई, उसके अनुसार वे यह सबसे कहने लगा कि सुबह शाम मुंह पर कपड़ा बांधकर दो लड़के पल्सर मोटरसाइकिल से उसके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मोहल्ले के किसी आदमी ने ऐसे लोगों को देखा नहीं। वह पिंकी की हत्या के लिए मौके की तलाश में था। वह इस काम को तभी अंजाम दे सकता था जब पिंकी घर में अकेली हो। उसे तब मौका मिल गया जब उसके नाना के मरने पर मां अपने मायके चली गई। 17 फरवरी 2014 सोमवार को पिता के ड्यूटी पर चले जाने के बाद घर में पिंकी और कमलेश ही घर में रह गए। पिंकी घर के काम निपटाने में लगी थी। तभी कमलेश ने योजना के तहत पिंकी की हत्या करने में चाकू वगैरह पर अंगुलियों के निशान न आए, इसके लिए रबर के दास्ताने पहन लिए। वह दास्ताने पहनकर तैयार हुआ था कि किसी का फोन आ गया तो वह फोन पर बातें करने लगा। उसी बीच पिंकी ने कमलेश से कहा, आप कपड़े भिगो देते तो खाली होने पर मैं धो लेती। कमलेश कपड़े भिगोने की बजाय किचन में जाकर फोन पर बातें करने लगा। पिंकी ने देखा कि वो कपड़े भिगोने की बजाय फोन पर ही बातें कर रहा है, तो उसने झुंझला कर कहा, कपड़े भिगोने के लिए कह रही हूँ, वह तो करते नहीं, फालतू फोन पर बातें कर रहे हो। पिंकी की इस बात पर कमलेश को गुस्सा आ गया तो उसने पिंकी को एक तमाचा मार दिया। पति की इस हरकत से नाराज होकर पिंकी ने भी उसे ऐसा धक्का दिया कि उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से वे चकरा कर गिर पड़ा। कमलेश तो चाहता ही था कि कुछ ऐसा हो जिससे वे पिंकी से भिड़ सके। संयोग से मौका भी मिल गया। चोट लगने से वह तिलमिलाकर उठा और किचन में रखा सब्जी काटने का चाकू उठाकर पिंकी पर झपटा, लेकिन पिंकी हट गई तो चाकू दीवार से जा लगा, जिसकी वजह से टूट गया। कमलेश इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए दूसरा चाकू उठाकर पिंकी पर टूट पड़ा। पिंकी का मुंह दबाकर लगातार वार करने लगा। पिंकी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी तो उसने उसका गला रेत दिया। थोड़ी देर छटपटाकर पिंकी मर गई। कमलेश ने देखा कि पिंकी मर गई है तो उसने खून सने कपड़े उतार कर बेडरूम में छिपा दिए और फिर बाथरूम में जाकर हाथ पैर साफ किए। दूसरे कपड़े पहनकर उसने इस हत्या को लूट में हत्या का रूप देने के लिए अलमारी खोलकर सारा सामान बिखेर दिया। कुछ गहने उसने पलंग के नीचे डाल दिए तो कुछ खिड़की से पिछवाड़े फेंक दिए। इतना सब करने के बाद वह वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी उसके बुआ के बेटे राहुल ने दरवाजा खटखटा दिया। अब वह बाहर तो जा नहीं सकता था, इसलिए खुद को बचाने के लिए वह मरी पड़ी पिंकी के ऊपर लेट गया। इसके बाद राहुल ने अंदर आकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पूछताछ के बाद पुलिस कमलेश को उसके घर ले गई, जहां घर के पीछे से उसके द्वारा फेंके गए गहने बरामद कर लिए। पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल्स पहले ही निकलवा ली थी। उसके अनुसार उसने साल भर में लड़कियों को 24,000 फोन और SMS किए थे। पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर 24 फरवरी 2014 को कमलेश को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक वह जेल में ही था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और एक बार आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक